हर मुसीबत से जो लड़ा है, जो जिद से हर वक्त खेतों में खड़ा है, आंधियाँ भी क्या बिगाड़े क्योंकि हौसला उसका बड़ा है। साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय किसानों की, जो कि बहुत ही मेहनती होते हैं। और किसान भाइयों, आज मेहनत के साथ साथ अगर आपको खेती में कम लागत में अच्छा मुनाफा चाहिए तो समय समय पर समसामयिक कार्य किए जाने बहुत ही आवश्यक हैं। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, कृषि में समसामयिक कार्य। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में। और साथ ही हैं हमारे डॉक्टर विजय अग्रवाल जी, जो कि वैज्ञानिक उद्यानिकी कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से हैं। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। वर्मा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि इस समय कृषि में क्या क्या समसामयिक कार्य किए जाने हैं। पहले तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं, चूँकि ग्रीष्मकाल चल रहा है इस समय, आमतौर पे हमारे किसान भाई जिन पे तीसरी फसल जो नहीं लगाते हैं, तो दूसरे कई अन्य कार्य होते हैं। मतलब किसानी एक ऐसा विषय है जिसमें काम कभी ख़त्म नहीं होता हमारे किसान भाइयों का। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है इस समय ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई होती है। जिनके उद्यान है वो उद्यानों की देखभाल करते हैं। सब्जी उत्पादक हैं तो सब्जी के उत्पादन इस समय ग्रीष्मकालीन, यदि उनने फसल लगा रखी है, मूंग लगा रखी होगी या मक्का लगा रखी होगी ग्रीष्मकालीन, या अर्ली बुवाई मक्का की कर लेते हैं, तो वो भी इस समय करते हैं हमारे किसान भाई। इसके अतिरिक्त जो भंडारण एक प्रमुख विषय है हमारे किसान भाइयों के लिए, इस समय अपने अनाजों का भंडारण की व्यवस्था इस समय वो करते हैं। जिनकी बिक्री या उचित दाम नहीं मिल पाते जिनको, तो वो बाद में भंडारित करके उसको बिक्री के लिए ले जाते हैं। इस तरह से कई जो हमारे खेती से संबंधित जो कार्य हैं इस समय। दूसरा एक और चीज़ है यहाँ पर, जो हमारे जो इस समय कृषि यंत्रों का उपयोग बहुत कम होता है, तो कृषि यंत्रों की रखरखाव का कार्य भी इस समय हमारे किसान भाई करते हैं। कई किसान भाई आगामी खरीफ के लिए तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। तो ये सब कार्य हमारे किसान भाई इस समय करते हैं। और दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल जी भी, और जो कि उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। तो सर, उद्यानिकी में अभी क्या क्या समसामयिक कार्य किए जाने हैं, आप हमें बताएं। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी गर्मियों का मौसम है और उद्यानिकी फसलों में भी इस समय बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। इस समय जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जिसे हम बेल वाली सब्जियां कहते हैं, जिसमें लौकी, गिलकी, तोरई, इसके अलावा आप देखेंगे कि खरबूज और तरबूज जैसी फसलें हैं, करेला है, वो इस समय खेतों में लगी हुई हैं। तो इस समय उनमें पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता होती है, उसमें पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। और जिस हिसाब से ये सब्जियां बाज़ार में जाती हैं, परिपक्व होती हैं, उस आधार पर इनको तोड़ के बाज़ार में बेचने का इस समय कार्य चल रहा है। दूसरी फसल अगर हम बात करते हैं तो भिंडी एक ऐसी फसल है जो ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे किसान भाई ने भिंडी खेत में लगा रखी है और उसमें कई प्रकार के कीड़े एवं बीमारियों की समस्या भी देखने को मिल रही है। तो किसान भाई ऐसे में उनका नियंत्रण करें, उनका रोकथाम करने का कार्य होता है। इसके बाद कुछ किसान भाई जो आगामी वर्षा ऋतु में सब्जियां लगाने वाले हैं, तो वो इस समय नर्सरी की तैयारी करते हैं। यानी जहाँ पर वो नर्सरी बनाते हैं, खेत में पौधे तैयार करते हैं, वो ज़मीन को सूर्य की गर्मी और पॉलीथीन शीट की मदद से उसको थोड़ा सा तपा लेते हैं, जिससे उसमें हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, खरपतवार के बीज होते हैं, वो जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से नए बगीचे क्योंकि लगाने का समय आने वाला है, तो इस समय खेत की तैयारी करके पौधे लगाने की तैयारी भी इस समय करने की आवश्यकता होती है। तो वर्मा जी, अगला सवाल मेरा आपसे, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो मिट्टी परीक्षण करना कितना आवश्यक है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। आमतौर पे हमारे किसान भाई इसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। जिस तरह से हमारी शारीरिक समस्या जब कभी आती तो हम सबसे पहला जो टेस्ट कराते हैं वो ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला ब्लड प्रेशर देखता है आपका, बीपी जिसको। इसी तरह से हमारी जो भूमि, हमारी जो धरती माता है, उसके स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट हो रही है। और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई कई मिट्टी परीक्षण तो कराते हैं, मतलब अपने लैब तक उनका जो मिट्टी परीक्षण का जो कार्ड है, पत्रक है, वो लेने आने के लिए तक
नहीं आते हैं वो लेने के लिए। अच्छा, ले भी जाएंगे तो उस पत्रक के अनुसार उसका एप्लीकेशन नहीं करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो खेती में अंधाधुंध खेती हो रही है, जिसको हम बोले प्रतिस्पर्धी खेती, जहाँ पर जैसे मैं कहूँगा कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ भरपूर पानी है, गर्मी में भी, जैसे आपका हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, इन कई ज़िलों में, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा किसानों में चल रही है और ज़मीन को बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। तो इसमें उनको मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान देना अति आवश्यक है। जो प्रमुख जो परिवर्तन जो मिट्टी में आ रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, वो आ रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन में लगातार कमी होना और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जिसको हम विद्युत चालकता बोलते हैं, उसमें वृद्धि होना। तो ऑर्गेनिक कार्बन में जो कमी हो रही है, हमारे किसान भाई साल में 3 बार खेतों में आग लगा रहे हैं, तो जिससे हमारा जो फसल अवशेष हैं, जिनको हम फसल क्रॉप रेजिड्यू बोलते हैं, वो लगातार कम जल जाते हैं, खेतों में ही जल जा रहे हैं। और इस रेजिड्यू की वजह से, जल जाने की वजह से, हमारे जो मिट्टी में विभिन्न तरह के जो जीव होते हैं, हमारे लगभग 250 से 300 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी भूमि में होते हैं, जो हमारी पौधों के लिए या जो पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। और वो लगातार ऑर्गेनिक कार्बन कम हो जाने की वजह से उनको भोजन नहीं मिल रहा है मिट्टी में। अब भोजन नहीं मिलने की वजह से उनकी जो संख्या में लगातार गिरावट आ गई है। कई विगत कुछ सालों में, 20-25 सालों में, और करोड़ों में गिरावट आई। उनकी संख्या भी करोड़ों में होती, तो गिरावट भी करोड़ों में आई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण कराना अति आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले उनको मेजर जो एलिमेंट है NPK, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, स्फुर और पोटाश, इनकी परीक्षण कराने चाहिए। और टेस्ट के आधार पर, टेस्ट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, उसके आधार पे ही अपने संशोधित मात्रा में फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन, उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। दर्शकों, आपने देखा और जाना डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे उदाहरण से हमें समझाया कि मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है। तो अभी हम चलते हैं अग्रवाल जी के पास, और अग्रवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कद्दू वर्गीय कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, और जो फसलें लगाई गई हैं उनकी देखभाल कैसे की जाना चाहिए। देखिए, कद्दू वर्गीय सब्जियों में विशेषकर अभी देखेंगे कि मार्च के बाद, फरवरी मार्च के बाद खेतों में बहुत सारी फसलें लगा दी गई हैं, जैसे लौकी, गिलकी, करेला, तोरई, ये खेतों में लगा हुआ है। इसके अलावा तरबूज और खरबूज भी इस समय खेतों में लगा है। अगर कुछ किसान भाई अगर अभी लगाना चाहते हैं तो उसमें ना लौकी, गिलकी, तोरई, करेला, इन फसलों को अभी अपने खेतों में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले इसको क्या देखभाल करना है। अगर नई फसल लगा रहे हैं तो कोशिश करके हम जो बीजे हैं उनको खेत में बोने की जगह पहले ना पॉलीथीन की थैलियों में, छोटे छोटे से डिस्पोजल ग्लास में पहले उसको अंकुरित कर ले, फिर उसके बाद खेत में लगाएं। दूसरी बात, अगर हो सकता है कि आसपास कोई अच्छी नर्सरी है तो वहाँ से भी आप सीधे पौधे खरीद कर अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसमें जो सबसे आवश्यक होता है वो होता है शुरुआती अवस्था में। जैसे ही हम पौधे लगाते हैं, शुरुआती अवस्था में एक लाल कीड़ा आता है जो पौधों की पत्तियों को काटकर नुकसान पहुंचाता है। और शुरुआती अवस्था में जब पौधों को कीड़ों के द्वारा नुकसान होता है तो पौधा आगे बढ़ नहीं पाता है, और जो उसने अनुमान लगाया होता है कि हम इतना उत्पादन लेंगे, वो उसे मिल नहीं पाता है। तो शुरुआती अवस्था में हमें कीटों से सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए सामान्यतः जो नीम का तेल बाज़ार में उपलब्ध होता है, उसका समय समय पर छिड़काव करने से वो कद्दू का जो लाल कीड़ा है वो नहीं आता है। अब कुछ ऐसी फसलें हैं कि जो अभी खेत में लगी हुई हैं, विशेषकर आप देखेंगे करेला है, लौकी है, इनमें जो एक फल मक्खी आती है जो इनमें छेद कर देती है और उसमें से एक गोंद जैसा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। गिलकी में भी देखते हैं, लौकी में भी देखते हैं, करेले में भी आप देखेंगे कि अंदर जब घर पे लेकर आते हैं, काटते हैं तो उसमें कीड़ा निकलता है, तो वो कद्दू का लाल कीड़ा भी कहलाता है। तो उसकी देखभाल करना बहुत आवश्यक है, वो कीड़ा ना लगे। इसके लिए खेत में हमें फल मक्खी के प्रपंच आते हैं, वो खेत में आप जगह जगह पर टांग दीजिए। 1 एकड़ में 4 से 5 उसको लगा दीजिए, और उसमें अगर फल मक्खी उसमें कैद होती है तो समझ में आता है कि हमारे खेत में आक्रमण हो गया। फिर उसके बाद आप कोई भी जैविक कीटनाशक का छिड़काव कर दें।
इसके अलावा जो तरबूज और खरबूज लगा हुआ है उसमें कहीं कहीं वायरस जनित रोग आ रहा है, जिसमें पत्तियां ऊपर से कुकड़ रही हैं। अगर इस प्रकार का आपको रोग दिखाई देता है तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि ग्रसित पौधों को हटा दें और जो स्वस्थ पौधे हैं उनके ऊपर अच्छे कीटनाशक का, सिस्टमिक कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा आती है उसका आप छिड़काव इस समय कर दें, तो उसको रोग को फैलाने वाले कीट जो होते हैं, सफ़ेद मक्खी, वो ख़त्म हो जाती है और हमारे पौधे सुरक्षित हो जाते हैं। और आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई या नालियों में जिस प्रकार से आपने पौधों को लगा रखा उस प्रकार से आप सिंचाई का प्रबंधन खेत में करें। तो जी हाँ दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से जो है कद्दू वर्गीय फसलों में जो है कीटों की रोकथाम की जा सकती है। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव वर्मा जी और साथ ही हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल जी। और अगला सवाल जो है वर्मा जी हमारा आपसे है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि IPM मॉड्यूल क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आमतौर पे हमारे किसान भाई जो इस समय पैटर्न चल रहा है वो पूरी तरह रासायनिक कीटनाशी प्रबंधन पे चल रहा है। मतलब वो ज़्यादा समय नहीं देना चाहते कि एक स्प्रे में ही काम हो जाए। उसको चलते अभी ये स्थिति हो रही है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अभी ग्रीष्मकालीन सब्जियां लगी हुई हैं, जैसे भिंडी का एक एग्जांपल मैं दूं तो भिंडी में 2 या 3 दिन में डॉक्टर साहब तुड़ाई होती है। जी बिल्कुल। और उस वजह से यदि आप उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से मैं यहाँ किसान भाइयों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है, उस तरह के ही कीटनाशकों का प्रयोग करना है और ख़ास करके IPM मॉड्यूल का उपयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अभी जैसा कि बताया फेरोमोन ट्रैप, आप फेरोमोन ट्रैप लगाइए। प्रति एकड़ 4 अलग अलग फसलों के अलग अलग आते हैं, उनके जो लेयर हैं, उनके जो कैप्सूल हैं, सेप्टा हैं, वो सबके अलग अलग फसलों के हिसाब से होते हैं। सर, जैसे आपने फेरोमोन ट्रैप की बात की तो हम जानना चाहेंगे ये होता क्या है? फेरोमोन ट्रैप देखिए एक तरह का मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक तरह का DO है, जैसे खुशबू जिससे अट्रैक्ट होकर इसमें जो फेरोमोन होती है, खुशबू है ये विशेष तरह की, जिसमें अट्रैक्ट होकर के जो मेल हैं वो मेल मक्खियाँ या मेल तितलियाँ उसमें अट्रैक्ट होकर के आ जाती हैं। तो इससे जो है इनका फर्टिलाइजेशन रुक जाता है और जो फीमेल मक्खियाँ वो एग लेइंग नहीं करती हैं। और दूसरा एक और काम में ये आता है कि ये पता चल जाता है कि हमारे खेतों में कौन से कितने तरह के कीट आ रहे हैं। जब वो उसकी सुगंध से ट्रैप होते हैं, उसमें फेरोमोन की वजह से ट्रैप में जब ट्रैप हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता कि हमारी फसल में कौन से तरह के कीड़े आ रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर की तरह कार्य करता है। ट्रैप की बात हो रही है तो ये कितने तरह के होते हैं, हम जानना चाहेंगे। देखिए, वो अभी बहुत सारे तरह के ट्रैप आ रहे हैं। लाइट ट्रैप भी आ रहा है, सोलर लाइट ट्रैप भी आ रहे हैं और वो एक अलग हो गया। हमारी ये फेरोमोन जो ट्रैप है
ये एक जैसे हम बोलते हैं कि जो विभिन्न तरह की जो इल्लियाँ फसलों में, जैसे मैं सोयाबीन की बात करूं या चने की बात करूं, तो लेपिडोप्टेरा के अलग आते हैं, दूसरी हेलिकोबर्पा के अलग आते हैं। तो जो लेपिडोप्टेरा वाले लेयोर अलग हैं, ट्रैप एक ही है, उसमें जो सेप्टा है वो बदल देते हैं, कैप्सूल उसमें बदल देते हैं, उसकी खुशबू बदल देते हैं ताकि वो दूसरे तरह का कीट भी उसी ट्रैप में ट्रैप हो जाता है। फसल के हिसाब से उसको लगाए जाते हैं उन सेप्टा को, कैप्सूल को। एक तो चीज़ ये हो गई IPM मॉड्यूल की। दूसरी चीज़ होती है स्टिकी टैप, चिपचिपे प्रपंच। ये आजकल बाज़ार में बहुत कॉमन हो गए हैं। इनको मैं कहूँगा कि जो रस चूसने वाले कीड़े, जैसा कि अभी बताया डॉक्टर साहब ने, तो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए सबसे अच्छे होते हैं चिपचिपे प्रपंच। तो ये ब्लू कलर के, येलो कलर के 2 रंग में आते, पीले और नीले रंग के। जो नीले रंग के जो चिपचिपे प्रपंच होते हैं वो थ्रिप्स के लिए होते हैं और तेला बोलते हैं जिसको हम। और जो पीले रंग के जो चिपचिपे प्रपंच होते हैं वो आपके वाइट फ्लाई और दूसरे जो रस चूसक कीड़ों के लिए होते हैं। मतलब वो यहाँ कहना चाहिए किसान भाइयों को, कलर से भी अट्रैक्ट होते हैं कीट। उन कलर के आधार पे भी ये निर्धारित किए गए कि कौन से प्रपंच किस फसले में लगाए जाएंगे, तो उससे हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। सर, आपने बहुत ही अच्छा और आसान तरीका हमारे किसान भाइयों को बताया। कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात आती है कि अनाज का भंडारण सर किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए, और सबसे ज़्यादा सर चूहे की समस्या आती है तो उनको कैसे नियंत्रित किया जा सके? देखिए, दोनों प्रश्न बहुत जुड़े हुए हैं आपस में, और यहाँ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आमतौर पे जब अनाज आ जाता हमारे किसान का घर में, तो इसके बाद कई किसान हमारा ऐसे हैं कि जो उस समय नहीं बेचते हैं, जब उनको ज़रूरत होती पैसे की, उस समय हम अपना अनाज बेचते हैं और पैसा बाज़ार से उनको प्राप्त होता, मंडी से। तो उस बीच की जो, यदि वो 2 महीने 3 महीने रखते हैं, तो वो एक बहुत ही ऐसा समय होता है जब चूहे नुकसान करते हैं अपनी फसल को। तो सबसे पहली बात, आप अनाज को, जो भी अनाज आ गए हैं, गेहूं चने आपके, अच्छे से उनको सुखा लें। नमी प्रतिशत 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक से सूखे हुए अनाज हों तो उनमें घुन नहीं लगेगा। तो इस बात का अपने भंडार गृहों की अच्छे से सफाई कर लें। भंडार गृहों में हो सके तो कीटनाशक का एक छिड़काव कर दें, तो उससे आपको दीवालों पे सीधे भंडारण करना है तो कीटनाशक का छिड़काव करके कर सकते हैं। आजकल काली पॉलीथीन भी बिछा करके हमारे किसान भाई भंडारित करते हैं ताकि किसी प्रकार की दीमक या अन्य कीड़े उसमें ना आए। और अब सबसे प्रमुख बात आती चूहे की। चूहा बहुत ही समझदार प्राणी होता है और अपने जीवन काल में एक चूहा लगभग 10 किलो अनाज का नुकसान करता है वर्ष भर में। तो उस बीच में यदि एक चूहा इतना नुकसान कर रहा है तो वो चाहे खेतों में हो, चाहे खलिहान में हो या भंडार गृहों में हो, तो अपने भंडार गृहों में अच्छे से निरीक्षण करें किसान भाई, कहीं भी उनमें छेद ना हो, बिल ना हो। यदि बिल हैं कहीं पे देखने को मिल रहे हैं तो उनको पहले चूहे को निमंत्रित करना होगा, उसको निमंत्रण देना होगा। उसको लिए 1 या 2 दिन पहले उनको किसी भी तेल में मूंगफली के दाने भिगो करके जगह जगह रखने पड़ेंगे ताकि वो खाएगा। जैसे ही आपने निमंत्रण दिया उसको, इसके बाद दूसरे या तीसरे दिन आप उसको जिंक फास्फाइड नामक दवा आती है, उन्हीं मूंगफली के दानों में उसको तेल के साथ लपेट करके हम उन्हीं बिलों के पास फिर से रखना है। और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा किन बिलों से चूहे आए थे, क्योंकि मिट्टी निकली हुई दिखेगी आपको, तो इन बिलों के पास रखना है और वो चूहे खाएंगे। और उस जगह पे ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी नहीं होना चाहिए आसपास उस समय जब ये दवाई का उपचार सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से अनाज का भंडारण करें और चूहों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगला सवाल डॉक्टर अग्रवाल जी आपसे है कि क्या प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग इस मौसम में किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। प्लास्टिक मल्चिंग उद्यानिकी फसलों में उपयुक्त करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हमको अपनी उत्पादन लागत को कम करना रहता है, खरपतवार से खेत को मुक्त रखना रहता है, और जो सिंचाई जल पौधों को दे रहे हैं वो भाप बनकर उड़े ना, पूरा का पूरा उर्वरक और सिंचाई जल पौधों को मिले, इस बात को ध्यान रखने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए। बस ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियों में 20 से 25 माइक्रोन की प्लास्टिक फिल्म उपयोग करें, और जो हमारे बगीचे हैं उसमें 100 माइक्रोन की प्लास्टिक की फिल्म उपयोग करें। वर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि यंत्रों का रखरखाव किस तरह से करना चाहिए? अभी इस समय जो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, आमतौर पर वो फ्री हो जाते हैं, और
चूँकि बुवाई उनकी खरीफ की कटाई सब हो चुकी, रबी की हो चुकी होती है। अब खरीफ की बुवाई की तैयारियां चालू होना है, आगामी जून जैसे ही आ जाएगा आपका, तो इस समय उनके जो बुवाई यंत्र हैं उनकी सफाई कर लेना चाहिए। सीड कम फर्टी ड्रिल यदि है तो जो फर्टिलाइज़र वाला चेम्बर है उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बाहर खुले में यंत्र रखे रहते हैं हमारे किसान भाइयों को, और उसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान होता है। कृषि यंत्र सड़ जाते हैं, बाद में उनके लोहे को नुकसान पहुंचता है, तो उनकी कर लें। इसके बाद जो आपके प्लाऊ वगैरह हैं उनका रख रखाव कर लें। कल्टीवेटर के जो टाइन्स हैं देख लें कि उनमें क्या स्थिति है, वो कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं तो उनके टाइन को पुनः जो बोलते हैं अपने किसानी अपनी भाषा में, तो उसको तैयार कर लें। इसके बाद एक और बात आती है, ट्रैक्टर में भी कई समय तक ऑयल वगैरह चेंज हमारे किसान भाई करने के लिए हमेशा वहीं ले जाते हैं, तो ये घर पे भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जितना किलोमीटर उनका चल गया है ट्रैक्टर, तो उसमें ऑयल वगैरह चेंज कर लें। थ्रेशर की गहाई का काम हो चुका होता है तो वैसे ही खलिहानों में छोड़ देते हैं हमारे। अगली फसल जब आती है तब वो सफाई कार्य करते हैं, तो उसमें जो फसल के अवशेष पड़े होते हैं तो वो लोहे को नुकसान पहुँचाते हैं। बारिश में भीगने के बाद फूल जाते हैं, दाने फूल जाते हैं, वो सड़ने लगते हैं, लोहा उससे सड़ने लगता है। तो उनकी सफाई कार्य करके पॉलीथीन वगैरह से ढक के रख दें अगली फसल आने तक के लिए। तो ये हमारे पास यदि शेड नहीं है तो पॉलीथीनों का प्रयोग करें और इन कृषि यंत्रों को प्रॉपर ढक के रखें। ग्रीजिंग ऑयलिंग कर दें, उनके जो फ्लूट एंड रोलर वगैरह होते हैं, चैन होती हैं, उनमें जो है ग्रीजिंग ऑयल वगैरह के करके उनको रेडी अपने यंत्रों को रखना चाहिए। सर, आपने बहुत ही अच्छे उपाय बताए कि किस तरह से यंत्रों को सही से रखा जा सकता है और उनकी देखभाल की जा सकती है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर अग्रवाल जी आपसे है। जैसा कि ग्रीष्मकालीन चल रहा है तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे सब्जी वर्गीय फसलों में किस तरह से सिंचाई विधियाँ अपनानी चाहिए? देखिए, सिंचाई के लिए क्या होता है, सब्जियों में जैसे अपन गेहूं या चने की बात करते हैं तो पूरे उसके जीवन काल में 3 से 4 बार उसको पानी देने की आवश्यकता होती है। लेकिन सब्जियों में निरंतर पानी देने की कम मात्रा में निरंतर पानी देने की आवश्यकता होती है, और सामान्यतः इस सीज़न में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी की आवश्यकता होती है। और जो तो इसमें अगर हम खुले विधि से पानी देंगे यानी बहाव पद्धति से पानी देंगे तो निश्चित रूप से पानी की भी मात्रा ज़्यादा लगेगी और जो हमें उत्पादन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जो होती है वही सबसे उपयुक्त होती है, और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंतर्गत जो सबसे अच्छी विधि है सब्जियों के लिए वो होती है टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो किसान भाइयों, जो भी आप सब्जी की फसल लगा रहे हैं उसमें आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करें। अगर बगीचे की भी बात करेंगे तो बगीचे में भी हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाएंगे, लेकिन सब्जियों में जब हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लगाते हैं तो उसमें हमें ध्यान में रखना है कि इनलाइन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना है। मतलब जो हम काली वाली नलिकाएं रहती हैं, लैटरल पाइप रहते हैं, उसमें एक निश्चित दूरी के बाद उसमें छेद होते हैं 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो जिस प्रकार की फसल लगा रहे हैं आपको कंपनी वाले को बताना होगा कि हम ये वाली फसलें अपने खेत में लेते हैं, उस हिसाब से वो आपके खेत का ड्राइंग बनाएगा, उस हिसाब से आपके खेत की पूरी डिज़ाइनिंग होगी और फिर आप टपक सिंचाई पद्धति लगा सकते हैं। फ़ायदा कम पानी लगेगा, आपकी लेबर कम लगेगी। इसी में घुलनशील अवस्था में जो फर्टिलाइजर्स होती है, उर्वरक भी इसमें घुलनशील अवस्था में ही पानी के साथ मिलकर खेत में चले जाते हैं, जिससे खरपतवार भी कम होता है। सर, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अगला सवाल वर्मा जी हमारा आपसे है कि चलते चलते आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई टिप्स देना चाहेंगे? चूँकि सिंचाई की बात अभी करी अग्रवाल साहब ने, तो प्राकृतिक खेती में अभी एक नया टर्म आया है वाफ्सा। तो चूँकि ग्रीष्मकाल में आमतौर पे और हमारे जो किसान भाई हैं रिज मतलब मेड़ पे फसलें लगाते हैं, तो उन्हें एक चैनल छोड़ के सिंचाई कार्य करेंगे। मतलब जैसे उनके 2 चैनल हैं तो एक चैनल में इस बार सिंचाई दे दी और एक चैनल छोड़ दिया, फिर अगले चैनल में सिंचाई दे दी, फिर उसके अगला चैनल छोड़ दिया। तो मॉइस्चर नीचे के नीचे पौधे को तो मिल जाती, फिर अगली पानी उन पे कम है तो अगली बार जब वो पानी देंगे जिस चैनल को छोड़ा था उसमें सिंचाई देना है। मल्चिंग करें ताकि पानी की बचत हो। इंटरकल्चर शस्य क्रियाएँ कर दें ताकि जो है ऊपर की मिट्टी टूट जाएगी तो भी नमी संरक्षित रहे। इन बातों का विशेष ध्यान ग्रीष्मकाल में हमारे किसान भाई रखें। वर्मा जी और डॉक्टर अग्रवाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आज बस इतना ही, और अगले अंक में हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।